नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। मित्रों, आज मैं जो पुस्तक लाई हूँ वह बहुत ही बहुचर्चित विधा जिसे कह सकते हैं, वह लघु कथाओं की पुस्तक है। बाल वृंद की लघु कथाएं। इसके रचिता हैं मधुकांत जी। इनकी 2 किताबें पहले भी मैं समीक्षा कर चुकी हूँ, इनकी 2 किताबों की। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। ये हार्ड बाउंड में है, 2020 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 400 रुपये, पृष्ठ 112 और मोनिका प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है यह। तो मैं मित्रों इनके बारे में बता देती हूँ। मधुकांत जी के बारे में किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, ये सभी जानते हैं इन्हें। हरियाणा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं और रक्तदाता हैं बहुत बड़े। और इनका परिचय मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। रोहतक निवासी हैं, सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं। इसके अलावा स्वैच्छिक रक्तदान सेवा करते हैं, प्रज्ञा साहित्यिक मंच के संरक्षक भी हैं। इन्हें महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान, बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य सम्मान प्राप्त हो चुका है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, लघु कथा, संपादन, कविता, बाल साहित्य, 100 से भी अधिक पुस्तकों के रचिता हैं ये। और अब मैं पुस्तक के बारे में बताती हूँ मित्रों। फ्लैग पर लिखा है डॉक्टर हरि शरण वर्मा जी ने। वे कहते हैं कि बच्चों पर केंद्रित इन लघु कथाओं में आधुनिक समय की चुनौतियों को लेकर कथाएं बुनी गई हैं। जी हाँ मित्रों, बाल वृंद की लघु कथाएं हैं तो निश्चित ही बच्चों से जुड़ी होंगी। जो किशोर वय के हमारे बच्चे हैं उनके बारे में ही हैं इसमें लघु कथाएं। और इस पुस्तक को समर्पित किया सांपला हरियाणा निवासी को। इन्होंने कहा है कि कंठूमल परिवार के वट वृक्ष हैं स्वर्गीय परमानंद जी और मुकंदी लाल जी बंसल, इनको इन्होंने समर्पित की है यह पुस्तक। तो दोस्तों चलो चलते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। इस पुस्तक में 99, जी हाँ 100 में से एक कम 99 लघु कथाएं शामिल हैं इसमें, जो बाल मनोविज्ञान और व्यवहार पर केंद्रित हैं। इन 99 लघु कथाओं में विशेषकर बालकों के लिए शिक्षा दी गई है, जाने अनजाने यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया है, बहुत सारी सीख बताई गई है। एक तरह से नीतिपरक लघु कथाएं इसमें ज्यादातर। और ऐसी सीख जिसे अनजाने में वे भविष्य के लिए ग्रहण करेंगे, जो भी अगर पढ़ेंगे इसको। लगभग सभी लघु कथाओं के मुख्य पात्र के रूप में बालक हैं, लेकिन कुछ में वे मुख्य पात्र तो नहीं है, सहयोगी पात्र के रूप में परोक्ष रूप से उपस्थित हैं। बालकों में संस्कार कैसे रोपित करें, यह इस पुस्तक का उद्देश्य है। सदी हुई लघु कथाएं हैं। बचपन में बच्चे क्या सीखते हैं, क्या भूल करते हैं, कैसे अच्छे बुरे लोगों के संपर्क में आते हैं, कैसे उनका अनुकरण करते हैं, ये सब है इनमें। सीख दी गई है। क्या सीख दी गई है कि नकल नहीं करनी चाहिए परीक्षा में, और बालक बालिका में माँ बाप अंतर न करें। बुरी आदतें बच्चे जल्दी पकड़ते हैं और अध्यापकों को बालकों को अच्छी बातें सिखाने के लिए अपने व्यवहार को पहले ठीक करना होगा। ये बहुत सारा इसमें है। इन लघु कथाओं में काफी कुछ कहा गया है। बड़ों के लिए भी शिक्षाएं हैं इसमें, खाली बच्चों के लिए नहीं। इनमें गांव देहात के विद्यालयों से जुड़ी घटनाओं को लघु कथाओं में बड़ी ही सफाई से और कहते बड़ी परिपक्वता और रोचक तरीके से पिरोया गया है। विशेषता यह है इनकी लघु कथाओं की, अंत पर बहुत ध्यान दिया गया है, जो जानदार लघु कथा की नींव होता है। प्रतीकात्मक लघु कथाएं भी हैं इसमें, सशक्त बनी हैं बहुत। ढेर सारी लघु कथाएं ऐसी हैं जो सीधे दिल पर असर करती हैं। मैं किस किस का नाम गिनवाऊं इसमें। बच्चों बड़ों सभी को पढ़नी चाहिए। बड़ों को इसलिए ताकि वे बालकों का मनोविज्ञान समझ पाएं। तो मैं कुछ लघु कथाएं जल्दी से पढ़ देती हूँ, सारी तो नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ कौन सी मुझे बहुत अच्छी लगी। सबके नाम तो फिर भी नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मैं पढ़ देती हूँ। शीर्षक: पहली लड़ाई, जमीन से अलग, कुंडी, दूसरा दर्जा, बोर्ड परीक्षा, काश लड़की, प्रसाद, अनामिका, ईदी, जल बूंद, बगुला, विस्तार, छिलके, समय का पहिया। समय का पहिया के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये
लघु कथा मैं सहमत नहीं हूं इससे, माफ करना मधुकांत जी, मैं सहमत नहीं हूं। आप पाठक जो या मुझे जो देख रहे हैं वे स्वयं भी महसूस करेंगे लघु कथा के उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आप, और ये मानवेतर लघु कथा है, इसका पात्र जो है मानव नहीं है, आप देखिए। लेकिन मैं क्यों सहमत नहीं हूं ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। तो मैं पढ़ती हूँ, ये सबसे पहले यही पढ़ूंगी। इसका शीर्षक है समय का पहिया। पत्नी के आग्रह पर जब बेटा मां का कलेजा निकाल कर चला तो राह में उसे ठोकर लगी और वह कलेजा हाथ से फिसलकर सड़क पर जा गिरा। कलेजे में प्रतिक्रिया हुई। भूतकाल में क्या था, आपने सुनी होगी ये कहानी। मां का कलेजा जो है वो कहता है, बेटा कहीं चोट तो नहीं आई। और वर्तमान में क्या कहता है, बेटे को गिरा देखकर कलेजा व्यंग से मुस्कुराया। और भविष्यकाल, खिलखिलाकर हंसा कलेजा और बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मैं शिद्दत से मानती हूँ इस बात को कि माँ हर जन्म में माँ होती है। चाहे आप भूतकाल ले लीजिए, चाहे वर्तमान ले लीजिए, चाहे भविष्य ले लीजिए। हालांकि मैं रहूं ना रहूं, पर फिर भी मैं ये भविष्यवाणी करती हूँ कि माँ हर युग में माँ ही होगी। वह कभी ऐसा नहीं कहेगी बेटे को कि जैसी करनी वैसी करनी। तो मुझे लगता है कि मेरी इस जो मैंने समीक्षा की है इस कहानी को लेकर इस लघु कथा को लेकर आप सब सहमत होंगे। कहानी में कोई, लघु कथा की उस बुनावट में कोई कमी नहीं है, फिर भी क्योंकि मैं खुद एक माँ हूं इसलिए शायद मैं ऐसा कह रही हूं। और अब मैं पढ़ती हूं पहली लड़ाई। लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, लड़ाई से दूर रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी लड़ाई अच्छी भी होती है। तो सुनिए लघु कथा पहली लड़ाई। ये पहली लघु कथा ही है इस संग्रह की। उसे अच्छी प्रकार याद है, बचपन में वह ऊंची ऊंची दीवारों के बीच घिरी प्रथम तल की छत पर नीचे पतंग उड़ाता था। उसकी छत के आसपास कोई पतंग उड़ जाती तो वह तुरंत अपनी पतंग को दुबका लेता था। उस दिन आकाश बिल्कुल साफ था और आसपास कोई पतंग भी नहीं उड़ रही थी। उसने अपनी पतंग को ऊंचे आकाश में छोड़ दिया। पहली बार अपनी पतंग को इतना ऊंचा उड़ता देखकर उसका मन रोमांचित हो गया। अचानक उसके पीछे से एक बड़ी पतंग निकल कर आई। वह घबरा गया। वह किसी प्रकार अपनी पतंग को बचा नहीं सकता था। अचानक जो ख्याल से वह उत्साहित हो गया और उसने अपनी पतंग को साधा। दोनों पतंग आकाश में खूब लड़ी और अंत में उसकी पतंग कट गई। पतंग तो उसकी कट गई, पर फिर भी वह उस दिन उत्साहित था। अपनी पहली लड़ाई लड़ने का दंभ उसके चेहरे पर थिरक रहा था। उसी दिन से वह दूसरे तल पर चढ़कर पतंग उड़ाने लगा। जी हाँ मित्रों, इससे सीख मिलती है कि डर के आगे जीत है। ये बहुत बड़ी सीख दे गई उस बालक को। और अब मैं पढ़ती हूँ एक और लघु कथा, बड़ी बात। 66 नंबर पेज पर है, मुझे जो अच्छी लगी। बड़ी बात है, देखिए आप भी सुनिए, बहुत अच्छी है। मैम को प्रसन्नचित देखकर आदर्श ने अपने मन की बात पूछ ली। मैम, अपने स्कूल के दाईं और मस्जिद में कौन रहता है? अल्लाह रहता है बेटे। मैम, और बाईं और मंदिर में कौन रहता है? भगवान रहते हैं। आदर्श सोच में पड़ गया। मैम कहती है, पर तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आदर्श, इतने बड़े मंदिर मस्जिद में केवल 2 आदमी, क्या दोनों साथ साथ नहीं रह सकते? मैम कुरेदते हुए, इससे क्या होगा? आदर्श, हमारी कक्षा के 55 बच्चों को भीड़ भाड़ में पढ़ना पड़ता है। मंदिर या मस्जिद का एक कमरा मिल जाए तो। मैम नन्हे मुख से बड़ी बात सुनकर हैरान रह गई। बहुत अच्छे लोग होते हैं। क्या शिवालय में या खुदा के घर में विद्यालय नहीं हो सकता? मित्रों आप बताइए। धर्म और शिक्षा दोनों ही जरूरी हैं, धर्म बड़ों के लिए और शिक्षा बच्चों के लिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप लघु कथा के बारे में आप बताएं अवश्य मधुकांत जी को। और अब मैं पढ़ती हूँ इसकी आखिरी जो है लघु कथा, प्राइज। ये भी बच्चों से, देखिए बच्चे कितने भोले होते हैं और कितना कुछ खेल खेल में सीखते भी हैं।
प्रथम कक्षा में पढ़ने वाली श्रीदेवी ने घर आकर पापा से शिकायत की, पापा जी, आज स्कूल में गिन्नो को एक गुड़िया प्राइज में मिली, मुझे भी चाहिए। पापा ने तभी उसके लिए बड़ी सी गुड़िया लाकर दे दी बाजार से। 2-3 दिन खेलने के बाद गुड़िया टूट गई। दूसरी कक्षा में श्रीदेवी ने घर आकर पापा से फिर जिद की, पापा जी, राधा को ड्राइंग बुक और कलर मिले हैं प्राइज में, मुझे भी चाहिए। पापा ने बाजार से उसके लिए कॉपी और कलर मंगा कर दे दिए। शाम तक उसने कॉपी में कलर भरकर फेंक दिया। अच्छा, जब तीसरी कक्षा में श्रीदेवी फिर गई, पापा के सामने फिर अकड़ गई, पापा, माला को गेंद का प्राइज मिला है, मुझे भी चाहिए। पापा ने झट अपने नौकर को भेजकर 2 गेंद मंगा दी। कुछ दिन खेलने के बाद दोनों गेंद खो गई। रमा के जन्मदिन पर उसकी सारी सहेलियां एकत्रित हुई थी और सभी अपने अपने प्राइज एक दूसरे को दिखाकर चहक रही थी। श्रीदेवी के पास तो एक भी प्राइज नहीं था, इसलिए वह सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। तो दोस्तों, सीख मिली ये परोक्ष रूप में श्रीदेवी को कि प्राइज जीतने पड़ते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है। और बच्चों में भी इससे क्या होता है कि बच्चों की प्रतिभा निखरती है, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में अगर भाग लेते हैं बच्चे, ये सीख मिली है। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को यह भी सिखाना होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरे कार्यक्रम पसंद आते हैं। मैं कभी कविता पढ़ती हूँ, कभी अपनी लघु कथा सुनाती हूँ, समीक्षाएं करती हूँ। मित्रों, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल मैं स्क्रीन पर दिखा देती हूँ आपको। आप कुछ भी हो, आप मुझे कोई आप विशेष प्रोग्राम अगर आप चाहते हैं साहित्य से जुड़ा मैं पेश करूँ, तो आप मेरे ईमेल पर मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।